दैनिक अंगारा देख रहे मेरे प्रत्येक साथी को मेरा यानी कि एडवोकेट देव लोहान का नमस्कार, मेरा प्रणाम। मेरे साथियों, आज का हमारा जो विषय है, वो बेहद ही खूंखार है, लेकिन वो लगता है बिल्कुल एक बिल्ली के बच्चे के जैसा, मुलायम सा। हमें लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन उस बिल्ली के बच्चे के अंदर छिपा हुआ एक भयंकर बड़ा-सा ड्रैगन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टैरिफ वॉर्स की। दुनिया की 2 बड़ी महाशक्तियाँ जिसमें एक चाइना है और एक अमेरिका है, उनके बीच में टैरिफ वॉर छिड़ चुके हैं। साधारण शब्दों में टैरिफ वॉर को कैसे समझाएँगे? साधारण शब्दों में इसको समझाया जा सकता है कि तू मेरे 1 मारेगा, मैं तेरे 2 मारूँगा, जब तू मेरे 2 मार देगा तो मैं तेरे 3 मारूँगा। तो ये एक दूसरे के खिलाफ टैरिफ्स लादे जा रहे हैं जिसका एक देश के ऊपर प्रभाव कुछ भी पड़े लेकिन उस देश की जनता के ऊपर बहुत अलग प्रभाव पड़ रहा है। इस टैरिफ का जो प्रभाव है, वो होगा चीज़ें महँगी हो जाएँगी दुनिया भर में। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर आईफ़ोन की कीमत 10 लाख रुपए तक जा सकती है। अब सोचिए कि जब 10 लाख रुपए आईफ़ोन की कीमत वहाँ पर चली जाएगी, तो खरीदने वाले तो खरीदेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत विदेशी मुद्रा के रूप में वहाँ से खींच ली जाएगी और वो निकाल ली जाएगी। क्या है ये टैरिफ वॉर? क्यों है ये टैरिफ वॉर? क्यों चाइना और अमेरिका एकदम से इतने बड़े दुश्मन बन गए हैं? और ये वही चाइना है जिसको सपोर्ट किया था अमेरिका ने 1980s, 1990s के द्वारा और 1980s और 1990s में जब चाइना की प्रगति हो रही थी, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ था अमेरिकन्स का। ऐसा क्यों हुआ कि अमेरिका ने अपने यहाँ की जितनी भी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, जितनी भी प्रोडक्शन फैसिलिटी थी, वो सारी की सारी बंद करके उसने चाइना में शिफ्ट कर दी। साथ में यही सेम चीज़ यूरोप ने करी। एक बहुत ही साधारण और एक बहुत ही नॉर्मल आईक्यू का आदमी इसका जवाब आपको देगा कि क्योंकि वहाँ पर लेबर सस्ती थी और वहाँ पर लेबर महँगी हो गई थी। लेकिन ये बहुत ही साधारण बुद्धि का जवाब है। कोई भी देश लेबर कंट्रोल कर सकता है, वो लेबर के वेजेस कंट्रोल कर सकता है, वो अपने यहाँ पे लेबर को सस्ती करवा सकता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म उसकी प्लानिंग होती है। जानबूझ के अगर कोई लेबर को महँगी करता रहे तो उसके पीछे दिखता है एक ट्रेंड। इस ट्रेंड में से पता लगता है कि ये सारी घटनाएँ जानबूझ कर की गई हैं। ये बहुत पेचीदा बातें हैं लेकिन ये बहुत साधारण तरीके से आपको अगर कोई समझा सकता है तो वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ दैनिक अंगारा के 3 अंगारे। हम इन चीज़ों को बहुत सरल करके आपको समझाएँगे कि ये टैरिफ वॉर क्यों है? क्यों एक-दूसरे का गला काटने को सारी दुनिया उतारू है? भारत का क्या फ़ायदा है? क्या नुकसान है? और दुनिया में अब क्या होने जा रहा है? तो मेरे दोस्तों, मैं इसी विषय पर आपके सामने जो हमारे 2 अंगारे हैं, उनका स्वागत करता हूँ। अजय बल्दा और एके आप दोनों का दैनिक अंगारा पर स्वागत है। आप सब साथियों से भी मेरा अनुरोध है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप वीडियो देखते हैं, आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अब बातें पता होनी चाहिए। आने वाले वक़्त में इन्फॉर्मेशन इज़ द न्यू मनी। और इन्फॉर्मेशन आपको दैनिक अंगारा देगा। तो एके आपके इसके बारे में ओपनिंग रिमार्क्स क्या हैं कि दुनिया में क्या मचा हुआ है मेरे भाई? ये दुनिया में इतनी सारी गफ़लत क्यों मची हुई है? ट्रम्प सुबह आके कहते हैं कि इस देश पे टैरिफ लगा दिए, शाम तक कहते हैं कि इसके हटा दिए लेकिन चाइना के ऊपर और बढ़ा दिए। ट्रम्प तो मेरी समझ से बाहर का इंसान है। ट्रम्प ने 2 दिन पहले टैक्स लगाया था इस पे 67% चाइना पे और फिर लगा दिया 125%। वो 125% किस लिए बढ़ाए कि चाइना हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता। भाई तुम एक देश के ऊपर बिना मतलब का टैक्स लाद रहे हो और वो देश कैसे तुम्हारी रिस्पेक्ट करे? क्या वो पैंट खोल के खड़ा हो जाए क्या कि ओह अमेरिका जी ये है रिस्पेक्ट? यार कैसे रिस्पेक्ट करे बता? चाइना की एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी रहती है कि भाई हम चलते हैं नियम से और हम अगर व्यापार भी कर रहे हैं तो नियम से करें, तुम भी व्यापार नियम से करो। बट अमेरिका ना बिना बात की दादागिरी दिखा रहा है जो उसके अब नहीं चल सकती, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े देश हो गए भाई। पहले बात अलग थी, 90 की बात अलग थी। जब तुम डब्ल्यूटीएफ बनवाते थे, जब तुम हर चीज़ बनवाते थे, ऑफिस अमेरिका में कर दिया, ऑफिस जिनेवा में कर दिया, ऑफिस वहाँ कर लिया। बट एक बड़ी ताकतें आ रही है एशिया से। रशिया आ रहा है, चाइना आ रहा है, इंडिया आ रहा है, वियतनाम आ रहा है, इंडोनेशिया है। बहुत सारे छोटे-छोटे देश जिनमें तुमने कंपनियाँ लगवाई थी ताकि तुम्हें खुद प्रोडक्शन ना करना पड़े, वहाँ से वहाँ इन्वेस्टमेंट करो, वहाँ से पैसा आता रहेगा। वो देश बड़े हो गए। बड़े हो गए तो उनको पता है कि हमें कैसे करना है। और जो टैरिफ वाली चीज़ है, ये देख पहली बार अगर अच्छे से बैलेंस हुई थी तो वो डब्ल्यूटीएफ जो 1995 में बना था, उसके बाद हुई थी। तो वहाँ यूरोपियन देश और अमेरिकन ने कहा था कि भाई हम
आपको सामान भेजेंगे तो आप 10% टैक्स लगा सकते हो, 15% लगा सकते हो, और हम आपके सामान पे लगाएंगे 5% टैक्स। वो इसलिए था क्योंकि अमेरिकन और यूरोपियन सामान था, उसकी क्वालिटी अच्छी थी बजाय इंडियन और चाइना के सामान के। बट अब धीरे धीरे कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंडिया ही प्रोड्यूस करता है, जैसे मेडिसिन इंडिया से जाते हैं अमेरिका में, ज्वेलरी इंडिया से जाती है, और चाइना से जैसे स्टील जाता है। तो ये नेसेसरी आइटम है जो अमेरिका ले रहा है अब, और टैक्स वो कम लगा रहा है, तो अमेरिका सोच रहा है कि मैं इन पे ज्यादा ही टैक्स लगा दूं। ठीक है, और अमेरिका का हर देश के साथ जो वो एक ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ रहा है, हर देश से बढ़ रहा है। अमेरिका ने जो भी डाटे रिलीज करे हैं, वो भी उन्होंने ऐसे नहीं, इंडिया ने कहा उन पे 52% टैक्स लगा रखा है, या चाइना 67% टैक्स लगा रखा है, वो टैक्स नहीं ऐड किया। उन्होंने क्या किया कि टैरिफ जो घाटा है उसके परसेंटेज में एक अलग आंकड़े प्रस्तुत कर दिए। उनका जो प्रेजेंट करना ही मतलब वो डाटा के लेवल पे ठीक नहीं है वो पूरा पूरा। कहां से तुम्हें लगता है इंडिया ने 52% टैक्स लगाया था? और सबसे बड़ी बात, अगर अमेरिका ये चीज खेल पहले भी कर चुका है, 2-3 बार अमेरिका ने ये टैक्स लगाया था और अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी थी, क्योंकि अमेरिका को में ना तो जॉब प्रोड्यूस हुई थी, और अमेरिका के जो बेसिक जो वो है बेचारे घरेलू पर्सन है, उनके ऊपर बढ़ गया था खर्चा बढ़ गया था, मतलब उनका, अगर बहुत सारे लोगों पे यार दुगना तिगुना खर्चा बढ़ गया था। जैसे इसने वॉशिंग मशीन पे टैक्स लगाया था, इससे पहले इसका जर्मनी के साथ एक वॉर चला था, चिकन वॉर। चिकन वॉर तो बहुत फेमस वॉर है, अमेरिका में आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है चिकन वॉर, कि हम कहीं चिकन वॉर वाली परिस्थिति में ना चले जाए जहां हमें आया कुछ नहीं और हमारा गया सब कुछ। तो उसी तरह से अजय, आपका क्या कहना है, दुनिया में क्या गफलत मची है और ये गफलत कहाँ लेके जाएगी? मेरे को लगता है कि ना ये चीजें बहुत सही जा रही हैं, कि टैरिफ जो लगाया है ट्रम्प ने बहुत सही है, कि महंगाई बढ़ेगी, ठीक है, लोग परेशान होंगे, तो चीजों के रेट बढ़ेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। अगर बाहर से सामान मंगवा रहे हो उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हो तो अपने देश की तो इकोनॉमी सुधर ही रही है। हम्म। लोगों को तो वैसे भी सस्ती चीजें महंगी खरीदने की आदत है। सुल्तान मिर्जा का डायलॉग है ना, कि सस्ता नहीं मिला, कुछ महंगा नहीं मिला तो सस्ते को महंगे में खरीद लिया। लोगों के तो शौक ही वो हैं। तो लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उस बात से गवर्नमेंट्स को फर्क नहीं पड़ता, है ना। फर्क इस बात से पड़ता है कि गवर्नमेंट की अर्निंग कहाँ से हो रही है, कहाँ से बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उनको बेटर पैसा मिल रहा है। अगर इन्होंने टैरिफ लगाया तो टैरिफ से क्या होगा, बाहर से जो कंट्रीज से सामान इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस सामान के ऊपर टैक्स लगा दिया, 10% तो बेसिक लगा दिया सब चीजों के ऊपर। उसके बाद कंट्री टू कंट्री डिसाइड कर दिया कि ना कनाडा है भाई, तू पास में है तो तेरे से हम 25% ले लेंगे, मेक्सिको से 25% ले लेंगे अगर तुम सामान लेके आ रहे हो, चाइना से हम 104% या 125% जो भी लगाया वो लेंगे, क्योंकि चाइना का माल ज्यादा जा रहा है ना। उन कंट्रीज से क्या है, कम सामान आ रहा है, उस कम सामान के ऊपर तुम टैक्स भी कम लोगे तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। कम सामान के ऊपर अगर तुम ज्यादा टैक्स लेने लगोगे ना, और वहां से क्या एसेंशियल चीजें आ रही, चाइना से क्या जा रहा है, मार्केट में जो बिकने वाला सामान है, पर्स जा रहे हैं, जूते जा रहे हैं, और ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं, बहुत सस्ती सस्ती चीजें जा रही हैं जो छोटी छोटी लोगों की जरूरतें नहीं है लेकिन लोगों की शौक है, शौक की चीजें जाती हैं, तो वो खरीद रहे हैं लोग। उसके ऊपर भर भर के टैक्स लगाओ, लोगों ने खरीदनी तो वैसे भी है, शौक पूरे करने हैं, तो उसके ऊपर तुम्हें बेटर इनकम होगी रेदर देन एसेंशियल्स। जैसे इन्होंने मेडिसिन के ऊपर नहीं लगाया, ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर नहीं लगाया इन्होंने, एनर्जी के लिए जो चीजें यूज होती हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एग्जाम्पल तेल के ऊपर नहीं लगाया इन्होंने, पेट्रोलियम के ऊपर, डीजल के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर नहीं लगाया, लकड़ी के ऊपर नहीं लगाया इन्होंने। ये लकड़ी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, घर बनाने हैं तो उसके लिए चाहिए, उसके ऊपर लगा देंगे तो दूसरे देश भेजेंगे नहीं, काम रुक जाएगा, कंस्ट्रक्शन का काम रुकेगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स के ऊपर नहीं लगाया, ये वो टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी की जरूरत है डेवलपमेंट के लिए। तो उन सब चीजों को छोड़ के इन्होंने क्या किया, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जिन जो सिर्फ शौक के लिए यूज होती हैं उन सब चीजों के ऊपर लगा दिया, तो वो एक बेटर प्लान है। और कंट्री ग्रो भी तभी करेगी अगर अपने लोगों के ऊपर तुम टैक्सेशन लगा देते हो। तो कंट्री क्या करती है, रिवोल्ट करती है कि हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया, इतना ज्यादा टैक्स नहीं देंगे, तो लोग भड़केंगे। बाहर की तरफ तो लड़ाइयां होंगी तो अपना तो फायदा होना ही है। और इंडस्ट्रीज का तो फायदा ही तभी होता है जहां पे वॉर होता है, वॉर की वजह से क्या होता है, प्राइसेस डिक्लाइन होते हैं, मार्केट टूटते हैं, और टूटते हैं तो लोगों को इनकम War होती is the most profitable business ever discovered by है। mankind. वॉर और और वॉर का एक और फायदा है ना, अब भी तो
ये क्या बोलते हैं इकोनॉमिक लेवल पे है। जब फिजिकल लेवल पे आएगा तो हथियार भी तो बेचने हैं, दोनों साइड बेच के मजे करेंगे ना। लेकिन अब हथियार वाली बेटर ऑप्शन मार्केट है। जो है, जितने भी देश हैं, वो अपने हथियार ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितने बड़े देश हैं उन्होंने खुद उसमें आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है और वो अपने हथियार खुद बना रहे हैं। तो उसके अंदर अब हथियारों की हथियार। जो मार्केट है वो बहुत अलग ढंग से रिएक्ट करे। खैर, वापस आते हैं हमारे मुद्दे के ऊपर। ऐसा नहीं है कि चीन और वेस्ट पहली बार आमने सामने है। इससे पहले 1839 और 1856 में भी वो दो ओपियम वॉर लड़ चुके हैं और बहुत बड़े स्केल पर लड़ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही हो रहा है। लेकिन ये हो क्यों रहा है और ऐसा क्या है, क्यों अमेरिका सामान महंगा कर देना चाहता है? क्योंकि अगर अमेरिका सारा ये टैरिफ वॉर के अंदर जो टैरिफ लगा देगा, तो इस टैरिफ के लगाने के बाद अमेरिकन जनता के लिए सारा सामान महंगा हो जाएगा। आप एकदम से रातों रात वहां पर अपनी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो नहीं खड़ा कर सकते। तो कुछ ऐसा तो नहीं है जो हमारी आंखों से छुपा हुआ है लेकिन हो रहा है और हमें पता ही नहीं है। जी हाँ, वो है ECNY। ECNY क्या है? ये इंटरनेशनल यूपीआई है। जिस तरह से हमारी यूपीआई ट्रांजेक्शन होते हैं कि आप एक जगह बैठे हो, आपने किसी को बार कोड स्कैन किया और आपने पैसा भेज दिया, आपका वो पैसा उस अकाउंट में जाता नहीं है उसी वक्त। लेकिन गवर्नमेंट आपके अकाउंट पे मीडिएटर बन के, आपके अकाउंट पे गारंटर बन के उसके अकाउंट में वो पैसा, चार उसके अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट कर देती है। आपके पैसे को 24 घंटा ही लगता है। लेकिन जो गवर्नमेंट के पास पैसा है, गवर्नमेंट अपने पैसे में से उस आदमी को पैसा दे देते हैं कि ये 24 घंटे बाद मेरे पास आ जाएगा, तब तक ये तू पकड़ पैसा। ये है यूपीआई। इसी तर्ज पर चाइना ने बना दिया ECNY। और दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि जब भी हम कोई इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं तो इंटरनेशनल पेमेंट्स में जो मोड इस टाइम पर इस्तेमाल हो रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, वो मोड था स्विफ्ट नेटवर्क। स्विफ्ट नेटवर्क वेस्ट द्वारा क्रिएटेड एक मतलब पैसे लेन देन करने की एक प्रणाली थी, जिसमें मैंने अगर हांगकांग से कोई सामान खरीदा है एज ए इंडियन, तो मैं हांगकांग को जो पैसा दूंगा वो मैं स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू ही दूंगा। अब मैं हांगकांग को जो पैसा स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू दूंगा, उसको देने में कम से कम 5 दिन और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन चाहिए मेरे को। मैं 5 दिन से पहले नहीं कर सकता उस ट्रांजेक्शन को। मैंने जैसे आज पैसा दे दिया तो 5 दिन के बाद ही वो पैसा हांगकांग पहुंचेगा, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन। चाइना ने जादू कर दिया दोस्तों। चाइना ने जो जादू किया ना, उसका नाम है ECNY। चाइना ने यही ट्रांजेक्शन युआन के अंदर 5 सेकंड में करके दिखा दी। उसने अभी अबू धाबी से हांगकांग पैसे भेजे और वो मात्र 5 सेकंड में भेज दिए। और जो चार्ज ये ट्रांजेक्शन पूरी करने में स्विफ्ट नेटवर्क लेता था, उससे मात्र 2%, यानी कि 98% चार्जेस उसने एलिमिनेट कर दिए और सारे के सारा सिस्टम खत्म, और 2% चार्ज पे और हजारों गुना फास्ट इस तकनीक को कर दिया। अब आपके दिमाग में होगी ये तो बड़े फायदे की चीज है। लेकिन दोस्तों, किसी का फायदा तो किसी का नुकसान है। ये फायदे की चीज है अमेरिका के लिए। अब अमेरिका के अंदर जो शासन प्रणाली है वो कम्युनिज्म की शासन प्रणाली है। हाँ, वो नियो कम्युनिज्म है, वो कम्युनिज्म नहीं बचा है। जो कम्युनिज्म लेनिन का कम्युनिज्म था, माओ का कम्युनिज्म था या मार्क्स का कम्युनिज्म था, वो एक नियो कम्युनिज्म का एरा चल रहा है। लेकिन अभी जो यहाँ पे अमेरिका की समझ में ये बात आई, 3 महीने के अंदर टोटल वर्ल्ड स्टैट यानी कि टोटल वर्ल्ड बिजनेस का 38% ट्रांजेक्शन ECNY से होने लग गए। 38% एक झटके में अमेरिका की नजरें खुली। अमेरिका को लगा अब क्या करूं, तो अमेरिका ने एक रिस्क लिया। और वो रिस्क था कि मैं देखूंगा कि दुनिया में चाइना के साथ कौन खड़ा होता है। इन्होंने पहले टैरिफ लगाए, फिर इसने पूरी दुनिया के टैरिफ हटा दिए 90 दिन के लिए, लेकिन चाइना के ऊपर टैरिफ है क्योंकि वो चाहते हैं चाइना का ECNY टूट जाए। अब ECNY टूटने से क्या फायदे हैं और बनने से क्या नुकसान है, और बनने से क्या फायदे हैं और टूटने के क्या नुकसान है, इस पर हम एक विस्तृत वीडियो अलग ही करें क्योंकि बहुत बड़ा विषय है। लेकिन ये लड़ाई जो है, दुनिया जो है एक लड़ाई की तरफ तो जा रही है। जो कोल्ड वॉर 1960s के दौरान बना था, दूसरा इसको कोल्ड वॉर 2.0 कहा जा सकता है कि चाइना और अमेरिका कोल्ड वॉर के ऊपर खड़े हैं। ECNY बनाना क्यों मुश्किल था? क्योंकि पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी पूंजी
हर देश की एक बहुत बड़ी करेंसी आपको चाहिए अगर आप इस तरह का नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं तो। एक इस सारे के सारे विषय में आपको क्या लग रहा है कि ये पैसे की लड़ाई में आदमी की कोई इंपॉर्टेंस है? अगर मान लो करोड़, नहीं। 2 करोड़, 5 करोड़, 800 करोड़ लोगों में से 5-7 करोड़ लोग देने भी पड़ गए तो क्या लगता है दे दिए जाएंगे? हाँ, मेन बात यही है ना, देख, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपने टैरिफ लगाई थी एक चीज पे, तो वो एक चीज पे एक पैसा नहीं पड़ेगा। अगर चाइना बेच रहा है लोहा अमेरिका को, अमेरिका लगा दिया उस पर टैरिफ। अमेरिका एरोप्लेन बना के वो भेज रहा है चाइना को, चाइना ने उस पर टैरिफ लगा दिया, तो चाइना को वो एरोप्लेन कितने का पड़ रहा है भाई? मतलब एकदम से चीजें महंगी होगी। और सबसे बड़ी बात ना, अब क्या है कि अब असली पावर है ना, दिखाने की पावर होती है। सैनिक पावर अमेरिका के पास है आज, सैनिक पावर, पर आर्थिक पावर चाइना के पास आ गई। और ये बात हर कोई मानता है। अमेरिका में तो 20 साल पहले लोग अनुमान लगाने लगे थे कि चाइना होगा सुपर पावर, बट चाइना के लेवल पे नहीं था। अमेरिका के अड्डे हर जगह, चाइना के अड्डे नहीं है। बट चाइना कर हाँ, लेगा मुकाबला हर चीज का, क्योंकि चाइना के साथ है कुछ देश जो चाइना के मोरल सपोर्ट में, जो चाइना के हर तरह के सपोर्ट में, इवन इंडिया का पक्ष देख लेंगे। ये ट्रंप कौन होता है इंडिया को और चाइना को मंच पे आके चोर बोल देता है कि ये मनी वो कर रहे हैं, डेफिसिट में गेम कर रहे हैं, दे आर, मतलब कंट्री को भी ऐसे बोल देता है, अंदर रिस्पेक्ट के साथ नहीं बोलता ट्रंप। कम से कम एटलीस्ट किसी कंट्री का नाम ले रहे हो, तुम्हारे वो मित्र कंट्री भी है, तो उसको ऐसे तो मत वो करो। तुम कोई दादे थोड़ी ना हो, हर चीज का तुमने अपने यहाँ पर ऑफिस बना लिया, सब चीजों का कार्य। छोटी छोटी दादे कंपनियां हैं केमिकल वो, प्रोड्यूस कर रही है, केमिकल हैं प्रोड्यूस वो कर रही है, दादे। चलो चाइना में भेज दो। चलो इस कंपनी से प्लास्टिक उत्पन्न होता है, चलो इंडिया में भेज दो। ऐसी ऐसी कंपनी तुमने हमारे यहाँ भेजी, और फिर तुम आरोप लगाते हो कि तुम जलवायु प्रदूषण कर रहे हो, तुम वायु प्रदूषण कर रहे हो, तुमने क्लाइमेट बिगाड़ दिया। अरे यार, तुम्हारी कंपनी हो भाई, तुम्हारी कंपनी, तुमने वहां पर प्लांट भेजे हमारे यहाँ पे, और हमें तुम वो कर रहे हो। जब हमने बदले की बात कही तो तुम कह रहे हो कि हमें संधि से अलग करते हैं खुद को। मतलब ये तो वो हो गया ना कि हमारे हक में फैसले है तो हम बड़े बड़े संगठन बनाएंगे, हमारे हक में फैसले नहीं है तो हम उस संगठन को तबाह कर देंगे। ये है या नहीं है दादागिरी? अब इस दादागिरी के खिलाफ कोई ना कोई देश तो खड़ा हो गई होगा। तो ये लेकिन उस दादागिरी को बराबरी बुलाने की है। 1839 में जब चाइना इसी दादागिरी के खिलाफ खड़ा हुआ तो चाइना के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ और चाइना को रगड़ दिया गया। 1856 में फिर चाइना खड़ा हुआ तो फिर रगड़ दिया गया। क्या नहीं लगता कि इस बार फिर रगड़ दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी देश चाइना के साथ तो दोनों खड़ा होने को तैयार नहीं है। दोनों चाइना में बहुत अंतर है भाई। वो चाइना अरे अफीमियों का चाइना था, ये ना बहुत बदल गया है, बहुत अंतर आ गया है। और एक और चीज है ना, आज के इंडिया में एक और 50 साल पहले के इंडिया में बहुत अंतर था भाई। 50 साल का इंडिया अमेरिका से गेहूं मांगता था कि हमें गेहूं दे दो, वो अपना सूरों को खाने वाला गेहूं हमें भेज देता था। आज हम लोगों को गेहूं भेज रहे हैं, तो ये अंतर तो चाइना में भी है यार। चाइना में तो कई लार्ज गुना अंतर है। आज पूरा यूरोप मिलकर भी चाइना को नहीं झुका सकता। वो उस समय तो इंग्लैंड ने झुका दिया था। आज अमेरिका बराबर की लड़ाई चाइना से नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना ने क्या क्या बना लिया। चाहे अमेरिका को तो क्या, किसी को नहीं पता, भगवान को नहीं पता, चाइना ने अंदर ही अंदर। चाइना में क्या है, अमेरिका में कोई चीज बना रहे हो जनता को बताओ भाई कि साहब हमने बनाया लाइटर। चाइना अगर जहाज भी बना दे, चाइना ने सूरज बना दिया यार। जिस बंदे ने सूरज बना दिया तो वो कैसे मुकाबला आर्टिफिशियल करोगे यार? सन, राइट, वेरी। और उन्होंने डार्क हाँ, फैक्ट्री बनाई है, दुनिया की पहली और दुनिया की एकमात्र डार्क फैक्ट्री चाइना में है। डार्क फैक्ट्री के पर भी चाइना एक ने पूरा का पूरा। अंतरिक्ष में खेती करनी स्टार्ट कर दी। चाइना इतना एडवांस, ये अमेरिका एक्चुअल में क्या क्या, अमेरिका को दिक्कत इस बात की है। क्यों? क्योंकि चाइना का आदमी करता है काम 12 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे काम करता है, मेहनत करता है। अमेरिका का आदमी क्या कर रहा है, अपनी वाइफ को प्रैंक कर रहा है। यार इस जनरेशन से जो अपनी वाइफ को प्रैंक करते रहते हैं दिन भर, वो उस जनरेशन से मुकाबला कर सकता है जो दिन भर काम करता हो? एक साधारण सा सवाल है। चाइना के लोग आज भूखा मर लेंगे, गवर्नमेंट कहना कि 12 घंटे भूखे मरना है, खड़े रहना है, वो खड़ी रहेगी। अमेरिका में हम्म। अरे 1 रुपए टैक्स बढ़ गया, मुझे गवर्नमेंट के खिलाफ चले जाएंगे अमेरिका के लोग। मोटे मोटे लोग बाहर आए कि गवर्नमेंट हमारा शोषण कर रही है। भाई डिसिप्लिन उसकी जनता में, अमेरिका की जनता में डिसिप्लिन भी नहीं है। तो जब जनता हाँ, ही तुम्हारे साथ उस अनडिसिप्लिन है। लेवल पे नहीं है इन्वॉल्व, तो कोई देश युद्ध अफोर्ड भी नहीं कर सकता। इवन अगर अमेरिका ने युद्ध की घोषणा की थी चाइना के साथ, तो अमेरिका में गृह युद्ध हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका इतना डिवाइड है, चाइना डिवाइड नहीं है अंदरूनी स्तर पे। और लेकिन फिर भी दूसरा क्या। इकोनॉमिक फैक्टर भी तो है ना, हाँ, हाँ, दूसरा अजय। इकोनॉमिक फैक्टर भी तो है ना, जो हम स्विफ्ट और ECNY की बात कर रहे थे कि अगर स्विफ्ट का जो ट्रांजैक्शन मेथड है उसमें क्या करते हैं, पहले रेसिपिएंट जो मतलब जो सेंडर है, सेंडर को उसके ऊपर अ, अगर आप क्या बोल रहे हो, $1,000 की ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको $5 to $25 उसके ऊपर चार्जेस है।
जो हम्म, भेजने वाला है उसके ऊपर, फिर इंटरमीडिएट चार्जेस हैं, जो बैंक चार्ज करते हैं बीच में, वो कमीशन है। उसके बाद क्या है, जो जिसको रिसीव हो रहे हैं पैसे, उसको 5 से 5 15 लेयर डॉलर के बीच चार्जेस में है। 5 लेयर चार्जेस है, ठीक है? और सेम चीज़ अगर आप इधर आते हो ईसीएनवाई में, इसमें क्या है, चार्जेस एक ही तो है, इंटरमीडिएट चार्ज है बस एक, और हाँ वो भी एक कितना है, 0.7 डॉलर, हाँ 0.7, 70.70 डॉलर, ठीक है? तो उसमें देने में क्या जाता है आदमी को, और आपकी ट्रांजेक्शन साथ के साथ हो रही है, फास्टली वर्क कर रही है, तो बाकी कंट्रीज इसको सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? झगड़ा पैसे का तो है ही नहीं ना। पैसा देखो, पूंजी पैसे को जब हम समझने पे आते हैं ना, तो पूंजी जो पैसा है वो एक झगड़े का आर्टिफिशियल टर्म है। ठीक है, इसको कहते हैं मनी फ्रॉम द सही थिन बात है। एयर। मनी तो कुछ है ही नहीं ना। अमेरिका ने और एक बात और देखिए, दुनिया के ये सारे देश है ना कर्जे में है, दुनिया की हर संस्था कर्जे में, सबने कर्जा ले रखा है, हाँ दे किसने रखा है ये सब कर्जा? कर्जे में दे किसने रखा है, ये बात बहुत प्यारी बात है। मैं भी अक्सर ये, अमेरिका के ऊपर $32 ट्रिलियन का कर्जा है। उसके और टोटल इसमें जापान में इकोनॉमी से कितना कर्जा ज्यादा है यार? कर्जा है उसके ऊपर। जापान में हर एक कंट्री के कितना ऊपर है वो कर्जा है तो। यार? हाँ सबके ऊपर कर्जा है। लेकिन दे किसने एलियन, रखा है ये कोई नहीं जानता, दे किसने रखा है। और बात एलियंस फैला एलियंस रखी है सिर्फ पाकिस्तान पे कर्जा है, बात फैला रखी है सिर्फ पाकिस्तान में, बहुत छोटा कर्जा देखी जाए तो। वो इंडिया के लिए तो वो पाकिस्तान चिल्लर है भाई, जो पाकिस्तान में कर्जा है। पाकिस्तान हाँ अरे पाकिस्तान के ऊपर कर्जा कहाँ है? पाकिस्तान तो ना, वो क्या बोलते हैं, डोनेशन डोनेशन में काम चला गया, हाँ वेलफेयर जो मिलता है, वेलफेयर में काम चला गया, कर्जे और के सामने देखे तो है वो पाकिस्तान बहुत सेफ है, पाकिस्तान की तो ऐसी फटी पड़ी बहुत है, सही वो है। लोन की किस्त देने में, वो तो किस्त नहीं भर सकता, गरीब आदमी है यार। अच्छा, एक चीज और है, टैरिफ वॉर में ना, एक चीज बेटर भी है, किसी भी कंट्री, अगर कोई कंट्री टैरिफ लगाती है ना, तो उसके लिए एक चीज और बेटर होती है, बेटरमेंट होती है उसकी सिक्योरिटी के लिए, कि जिससे इंडिया है, इंडिया के रिलेशंस है बाकी कंट्रीज के साथ, तो वहां से जब हम इंपोर्ट करते हैं ना, उस इंपोर्ट के साथ ड्रग्स आती है, उस इंपोर्ट के साथ वेपन्स आते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज जो होती हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वो उसके साथ ना बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, ठीक है? तो वो आने पे अगर टैरिफ इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो उस चीज पे रोक लग सकती है, कंट्री की अगर सिक्योरिटी बेटर हो सकती है। ये जो सिक्योरिटी वाइज ये सारी चीजें ना, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। और गवर्नमेंट को सब पता होता है, जिसकी सरकार होती है ना, कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है। मेरा ये कहना है कि ये जो पैसे वाली गफलत फैलाई गई है, एक आदमी, वो एक नोट है मेरे पास 100 रुपए का, उस नोट की कोई रियल वैल्यू तो नहीं है ना। सही बात है। रियल वैल्यू तो उस नोट की जीरो है। और उस नोट के बदले में कोई आदमी मेरे को अनार दे देता, अनार की तो रियल वैल्यू है। अब मेरा जो नोट है, उससे आते हैं भाई 100, मेरे पास एक 100 का नोट है, कट 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 कट, उससे आता है मात्र 1 किलो अनार। लेकिन अगर मेरे पास वही 100 के ऊपर अमेरिका का झंडा छपा है, कट 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 $100, तो आगे 100 किलो अनार। अब मेरे 100 में और अमेरिका के 100 में ऐसा क्या अंतर है कि मेरे 100 से तो आ रहा है 1 किलो अनार, और उनके 100 से आ रहा है 100 किलो अनार, वो जबकि ये रियल यही है ना वैल्यू वो है ना, दोनों में से किसी की भी नहीं है। रियल वैल्यू तो किसी की नहीं है, लेकिन वो जो ट्रेड मोनोपोली है ना, कि जबकि हर एक अमेरिका खुद चीज, कुछ बना भी नहीं रहा है। हाँ। तो और सबसे बड़ी बात वो ये है ना, वो एक्चुअल में जो मनी की जो वैल्यू है वो आती है, गवर्नमेंट क्या है, बॉन्ड रिलीज करती है, इंडियन गवर्नमेंट करती है, अमेरिका हाँ गवर्नमेंट ट्रेजरी रिलीज करती है। तो एक तरह से वो रहता है कि सरकार पे हमें भरोसा है। अमेरिका का ट्रेजरी बिल की कीमत इसलिए थी कि अमेरिका की वैल्यू थी। आज अमेरिका की ट्रेजरी बिल अमेरिकन लोगों से ज्यादा चाइना के पास है, पता है? चाइना एक दिन में मंद लेके आ हाँ सकता है, अमेरिका की साफ गिरा सकता है। ये जो टैरिफ वॉर है, ये टैरिफ वॉर भी ECNY और उन ट्रेजरी बिल्स को जीरो करने की ही एक कवायद है। इस टैरिफ वॉर के नाम से, एक वो पाकिस्तान से एक मीम आई थी ना, ये सारे के सारे हमें बेवकूफ बना रहे हैं, कैसे थी वो? हाँ, ये अरे हमें ये पागल तो कर देंगे मादर चौथ के भूल बच्चे। हाँ ये ये पागल बना मिलके देंगे बेवकूफ हमें, बना रहे हैं भारत छोड़ के बच्चे, हाँ कुछ है तो ये कुछ हमें। नहीं है। ये टैरिफ वैरिफ ये सारी हवा हवाई सी बातें हैं। असल मामला है ECNY का, और असल मामला है हमारे ट्रेजरी बिल्स का। अब ट्रेजरी बिल्स और ECNY तक मैंने आज काफी लोगों के
फेसबुक के ऊपर जब मैं था और यूट्यूब पर भी था, तो मैंने काफ़ी लोगों के मैसेज देखे, जनता के बारे में कौन सोचेगा? अरे मेरे भाई, तुम्हें खेल का 5% भी नहीं पता है। नोबडी केयर अबाउट जनता। अगर 5 करोड़ 800 करोड़ लोग हो रखे हैं, अगर 10 करोड़ आदमी भी मर जाते हैं ना दुनिया से इस टाइम पे, तो भी कितना मरा? कुछ भी तो नहीं मरा। 800 करोड़ में कोरोना से में 10 चिल्लाए थे करोड़ ना। भी मर गया तो 1% आदमी मरा है। तो 1% आदमी से कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, भीड़ से कोई खासा फर्क पड़ता भी नहीं है। हमें इस चीज से भी फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, सारी चीजें चलती रहती हैं। लेकिन इसी के बीच में जब हम एक के शायद हमारे साथ से हट चुके हैं। अच्छा, जब हाँ, इससे हमें जो फ़र्क पड़ता है, वो फ़र्क उस टाइम पर पड़ना शुरू होता है जिस टाइम पे हमें इस बात की वैल्यू पता लगती है कि ये क्या हो गया। और भारत की इसके बारे में अब अंतिम हमारे कुछ एक मिनट्स बचे हैं। इस सारी की सारी गफलत में भारत का क्या रोल देखते हैं अजय हम? पहले अजय इस बारे में अपने विचार रख दें, उसके बारे में अगर एक के दोबारा हमारे साथ जुड़ते हैं तो वो अपने विचार रखेंगे, फिर बाद में मैं अपने विचार रखूँगा। हाँ, एक ये भारत का क्या रोल लग रहा है? देखिए, भारत क्वाड में भी है अमेरिका के साथ और भारत ब्रिक में भी है चाइना के साथ। इंडिया दोनों तरफ से लेवरेज ले सकता है ना। हुँ, और टैरिफ वॉर से इंडिया एक और चीज़ सीख सकता है कि जो सप्लाई चेन है उसको कैसे मेंटेन करना है। अगर तुम टैरिफ लगाते हो किसी के ऊपर, हुँ, अमेरिका ने लगा दिया तो अमेरिका से बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे भी तो आती हैं, हम भी लगा सकते हैं। चाइना में भी तो आती हैं अमेरिका से चीज़ें, वो भी लगाएगा। तो उससे ना हुँ, हम ये चीज़ सीख सकते हैं कि हम अपनी सप्लाई चेन को कैसे मेंटेन करें, कि सप्लाई चेन नहीं टूटनी चाहिए। हाँ। दूसरी चीज़ हम इस चीज़ से सीख सकते हैं कि मतलब उसको लिमिट में कैसे रखना है टैरिफ को, कि इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे मेंटेन रहें। क्योंकि अगर आप जानबूझ के किसी भी कंट्री पे लगा दोगे ना, बढ़ा के लगा दो कि इस कंट्री के साथ तो पंगा लेना है तो टैरिफ लगा दो, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लगा दो, जो ट्रम्प कर रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज़ पे इतना लगाऊँगा, कैनेडियन पे इतना लगाऊँगा, मेक्सिकन पे इतना लगाऊँगा। अरे लगाना है तो सब पे सेम लगा दो ना, कि हमारे यहाँ अरे पे सब बनेगा तो कुछ बनेगा, नहीं तो बाहर बाहर से जो आएगा नहीं लेकिन वो तो आएगा। आपके बाहर से जो रिलेशन आएगा है ना सब। सबके साथ अजय। मेरे हाँ, तो अजय के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। हो सकता है तो उतने वो अच्छे रिलेशन रिलेशन मेरे किसी और के साथ ना हो। एग्ज़ैक्टली, तो इंडिया वही तो कर सकता है ना, वो रिलेशंस मेंटेन कर सकता है, अपने टैरिफ के बेस पे कंट्रोल कर सकता है। हुँ, इंडिया को लगाना चाहिए। दूसरा क्या है कि अपनी सप्लाई चेन, हमारे यहाँ से कितना सारा मटेरियल इम्पोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। उसके ऊपर अगर बाहर टैरिफ ज़्यादा लग रहा है, तो हम उसकी प्रोडक्शन घटा लेंगे ना, अपने यहाँ के लिए प्रोड्यूस करो। बाहर जब डिमांड होगी, आप खुद माँगने आओगे तो देंगे ना हम सामान। ये तो सरकार सप्लाई एंड मना ही डिमांड कर को रही है कम, ना। अब आईफ़ोन की जो कीमतें सप्लाई हैं, एंड डिमांड। अमेरिका हुँ, के अंदर बहुत बढ़ने जा रही हैं। आईफ़ोन की फुल डिमांड है, लेकिन सरकार कह रही है कि मैं टैरिफ लगाऊँगा। बिल्कुल। अब अगर एकदम से कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, कल की कल ही, कि टेस्ला के जो ओनर हैं एलन मस्क, वो कहें कि मैं अपना फ़ोन लॉन्च कर रहा हूँ। मैं टेस्ला का एक फ़ोन लेकिन लॉन्च कर रहा हूँ। तो टेस्ला के फ़ोन की वैल्यू एक हाथ में कितनी चली गई ऊपर, क्योंकि वो तो टैरिफ यार की वज़ह से आपका 3 गुना महँगा हो चुका है आईफ़ोन तो। आईफ़ोन के ठीक है, ऊपर। लेकिन आईफ़ोन और तो क्या महँगा हो तुम्हें गया, लगता है कि इस चीज़ लेकिन के लिए टेस्ला इस चीज़ के लिए तैयारी कर भी रही आप होगी और ऑलरेडी वो प्रिपेयर्ड भी होंगे? हो सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है किसी भी ब्रांड की जो फेस वैल्यू होती है, वो ज़्यादा होती है या उसकी फीचर्स बेटर, वो चीज़ मैटर करती है? लोगों के लिए आज के टाइम पे जो खरीदते हैं ना, वो फेस वैल्यू के बेस पे खरीदते हैं, वो एज़ अ ब्रांड चीज़ों को खरीदते हैं, वो उसके फेस वैल्यू अ, टेस्ला की फेस वैल्यू उसकी आज के दिन एप्पल से उसकी ज़्यादा है। ज़्यादा है, लेकिन मोबाइल के मैटर में नहीं है ना। लोग मोबाइल तो एप्पल उन्होंने को अभी सिर्फ़ लॉन्च इसलिए, नहीं किया ना, जो स्पेस हाँ, टेक्नोलॉजीज़ उनके पास हैं, जिस तरह की एडवांस सोच। देखो, एक टाइम पे जो स्टीव जॉब थे, स्टीव जॉब का ऑरा था और एप्पल को चलाने में स्टीव जॉब के ऑरा ने बहुत काम किया। स्टीव जॉब चले गए। स्टीव जॉब के जाने के बाद आज तक एप्पल कोई ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट नहीं दे पाया। अब एलन मस्क है, एलन मस्क का अपना एक ऑरा है। अगर एलन मस्क कोई ऐसा फ़ोन ला दे जिसमें 1-2 फीचर ऐसे हों, जो बिल्कुल स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे हों, वो तो चीज़ टेस्ला वो चीज़ मोबाइल विल बिकम न्यू आईफ़ोन ऑफ द वर्ल्ड। वो बन जाएगा, लेकिन
उसको बनने में भी टाइम लगेगा ना। मैं आपको कह रहा हूँ कि इंडस्ट्री अगर डेवलप आज, करने पड़ेगी ना। हाँ तो वो डेवलप, वो इंडस्ट्री ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। देखो, इट्स माय पर्सनल थॉट, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि टेस्ला इज रेडी। टेस्ला ने ये सारी चीजें ऑलरेडी करके रख रखी हैं। टेस्ला ने अपनी सप्लाई चेन मेंटेन करके रख रखी है। इसीलिए टेस्ला टेस्ला है। टेस्ला के पास पैसे की कमी नहीं है। टेस्ला के पास बहुत पैसा है, एप्पल से तो कई गुना पैसा है, क्योंकि टेस्ला स्पेस इंडस्ट्री में भी है, टेस्ला ऑटोमोबाइल में भी है, टेस्ला 25 न्यूरोलिंक्स में भी है, टेस्ला हर जगह है। एप्पल सिर्फ कुछ एक जगह। तो टेस्ला की जो मार्केट, वैल्यू है, पैसा आपको बहुत क्या है। लगता है? पैसा बहुत है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर ये टैरिफ ऐसे ही चलता रहा तो मार्केट क्रैश नहीं होगी क्या अमेरिका में? इन्फ्लेशन मार्केट, नहीं देखो आएगा? एक तो मार्केट जो है ना, मार्केट मार्केट क्रैश के होगी। ऊपर हम अभी टाइम का एंडिंग हो रहा है, और ये बहुत अच्छा है कि सवाल पूछे जा रहे हैं, मेरे को बड़ा पसंद आते हैं। मार्केट को समझना मार्केट पड़ेगा कि मार्केट क्या है। ठीक है, ठीक है। मार्केट है एक दूसरे की जेब काटने का, जेब कतरों का नहीं, कंपटीशन। इससे ज्यादा मार्केट कुछ नहीं है। एक्चुअली मैंने कि पैसा लगा दिया, ठीक है, ब्लैक रॉक एक कंपनी है, जिसने पैसा लगा दिया, बहुत मोटा पैसा ने लगा दिया फेसबुक के ऊपर, मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी। जबकि जो फेसबुक की प्रोडक्शन वैल्यू है, उसके अंदर नहीं गया वो पैसा। वो पैसा वहीं पर ही सर्कुलेट करवा के ब्लैक रॉक ने अपना पैसा बढ़ा लिया। पूरी दुनिया के अंदर जो इस टाइम पे गफलत मची है, वो दो संगठनों के बीच में है। एक संगठन है जो कंबाइंड संगठन है, जिसको क्राउन और इल्यूमिनाती का कंबाइंड मिक्सअप कहते हैं, और एक है क्यू। ये जितना पैसा हटा है पिछले एक हफ्ते में, $15 ट्रिलियन हट गए मार्केट से। $15 ट्रिलियन हट गए मार्केट से। मार्केट क्रैश हुई, शेयर्स के रेट एकदम से गिरे, 15 ट्रिलियन एलिमिनेट हुए। जितना भी क्यू ओरिएंटेड कस्टमर था, जितना भी क्यू ओरिएंटेड मेंबर थे, जो डाउन रेट्स थे, उनमें उन्होंने भर भर के शेयर खरीदे, भर भर के शेयर खरीदे। डाउन रेट हुए तो जो भी मस्क रिलेटेड और ट्रम्प रिलेटेड कस्टमर्स थे, जो ट्रम्प रिलेटेड लोग थे, उन्होंने भर भर के खरीद लिए। और एकदम से आप शेयर होल्डिंग्स में बहुत बड़े बदलाव देखेंगे। वो शेयर होल्डिंग के बदलाव हो सकता है मेरी और आपकी आंखों से छुपे रहे, वो ब्लैक रॉक के अंदर ही होके खत्म हो जाए, जनता को पता भी ना लगे। लेकिन उसका जनता को नहीं पता कि ये जो शेयर मार्केट का खेला है, ये बहुत शानदार खेला है, और ये बहुत प्यार से अरे, खेला जाता है। ट्रम्प इसी को एडवांस में एलिमिनेट बेच कर दिया ना। रहा है। एडवांस में हाँ, बेच गए ना, जितने जितने सारे शेयर होल्डर्स थे, जितने सारे मार्केट कंट्रोलर्स थे, वो सब चीजें एडवांस में बेच गए। महंगा था ना, जब सब कुछ गिरने वाला था, गिरने से पहले सब लोग बेच गए। हाँ तो बेवकूफों किसी ने न खरीद किसी लिया ने उस तो उसके चीजों में। बाद भी बेचा है ना, जब गिरने के बाद भी अब किसी भी ना किसी ने तो बेचा है ना, तभी तो गिरा। गिरने गिरता कैसे, मार्केट कैसे गिरता है? जब बेचने वाले ज्यादा हों और खरीदने वाले कम हो, तब मार्केट गिरना शुरू होता है। ऐसा नहीं होता है कि तो जो बेचने वाला है ही नहीं, खरीदने खरीदने वाला, और मार्केट गिर गई। मार्केट हमेशा उस नहीं टाइम पे होता, तो गिरती जब बेचने से गिरता है। बायर है, बायर सप्लाई कम है और सप्लाई बहुत सप्लाई ज्यादा है। ज्यादा है। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। में से यही हुआ है। और सबसे ज्यादा जो टूटी हैं, वो जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज, अमेरिका ओरिएंटेड कंपनीज हैं, वो टूटी हैं। और उनमें इसका मतलब क्या कि लोग बेच बहुत ज्यादा रहे थे, खरीद कम रहे। जैसे ही वो एट पार आए, बेचने वाले और खरीदने वाले, टूटना बंद होगी मार्केट। कि भाई आप बेचने वाले भी बराबर, खरीदने वाले भी, मार्केट को एट पार करो। तो बहुत बड़ी शेयर होल्डिंग्स में शिफ्ट हुआ है दुनिया के अंदर इन मात्र एक हफ्ते के अंदर। ये अभी दिखाई नहीं देगा, इसको देखने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। लगभग 2 साल के बाद सामान्य जनता को ये बता दिया जाएगा कि इस एक हफ्ते में, जो अप्रैल का ये हफ्ता था, ये ब्लड बाथ ऑफ द वर्ल्ड लिखा जाएगा। इस ब्लड बाथ में क्या हुआ था। मैं आखिर में बस एक से उसके लास्ट कमेंट्स लेना चाहूंगा, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। एक ही इस पर पूरे के पूरे ब्लड बाथ पे आपके लास्ट कमेंट्स क्या हैं? यही बात यार कि जब दुनिया टाइम गुजरेगा तभी पता चलेगा लोगों को कि जो वॉर हो रहा है इस समय, टैरिफ वॉर, इसके नुकसान क्या निकल के आए हैं, क्योंकि इसका कोई पक्ष नहीं दिख रहा। ऐसा कोई पक्ष नहीं दिख रहा है कि अमेरिका को फायदा हो जाएगा इवन, क्योंकि अगर जो अर्थशास्त्री अमेरिका कैलकुलेशन कर रहा है, उस कैलकुलेशन में कहीं अमेरिका का फायदा नहीं है। दिक्कत यह है क्योंकि दुनिया ऐसे इंटरकनेक्ट हो रही है कि तुम जिस सामान को बाहर बेच रहे हो, कहीं ना कहीं उस सामान के बनने में जो चीज लग रही है वो तुम मंगवा रहे हो। और तो ये तुम दो अक्षय, लोग आपकी अपनी तरफ आवाज, से टेस्ट लगा के आपकी तुम बना रही आवाज, है।
आपकी आवाज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, आपकी आवाज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। तो मेरे साथियों हम इस सेम टॉपिक को फिर से कंटिन्यू करेंगे। फिर कभी कंटिन्यू करेंगे। आपने दैनिक अंगारा के इस पूरे अंक को यहाँ तक देखा और अगर आपने इस पूरे अंक को यहाँ तक देखा है तो आप नीचे लिखिए मेरा भारत महान, क्योंकि यकीनन तौर पर दुनिया का इस टाइम पे सबसे स्टेबल और सबसे सुरक्षित जगह अगर कोई है, तो वो है भारत देश, जिसके अमेरिका के साथ भी अच्छी बन रही है, जिसकी ज़रूरत चाइना को भी है, जिसकी ज़रूरत हर किसी को इस वक़्त पर है। तो ज़रूर लिखिए मेरा भारत महान। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, आपके दिल में अगर कोई सवाल है तो उसको लिखें, कमेंट करें। अजय बल्दा एके मेरे दोनों अंगारों आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक़्त निकाला, मैं आप दोनों का धन्यवादी हूँ। एडवोकेट देव लोहान ने अपना कीमती वक़्त निकाला, मैं एडवोकेट देव लोहान का भी धन्यवादी हूँ। और आप सबके हृदय में बसे हुए उस परमपिता परमात्मा पिताश्री को मैं नमन करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।